नमस्कार, मैं अरुण कुमार। पीएससी अड्डा के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों ने पढ़ाई ज़रूर स्टार्ट कर दी होगी, क्योंकि मैं लगातार 2-3 दिन से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि जो आपका नोटिफिकेशन है उसके संबंध में लगातार मैं बता रहा हूँ कि जो आपका नोटिफिकेशन है वो नवंबर एंड में जारी होने की पूरी संभावना है ना। नवंबर एंड में जारी होने की पूरी संभावना है। तो ऐसी स्थिति में जो एग्ज़ाम है आपकी मार्च 2023 में प्रीलिम्स 2022 कंडक्ट होने की पूरी संभावना है। तो अब आपको ये है कि भाई तैयारी शुरू कर दीजिए। मैं लगातार बोल रहा हूँ और हम लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। 2 क्लास हम लोगों ने शेड्यूल कर दी। एक तो 8 बजे, आपको पता है, रोज रात 8 बजे MPG के। इसके अलावा 9:15 पे आयोग, जो मैं लेके आप लोगों के समक्ष आया हूँ, ये क्लास हम लोग शेड्यूल कर दिए। और यहाँ से आपको पता है कि 30 से 40 क्वेश्चन इस 2 सेगमेंट से या सेक्शन से बनेंगे। तो क्लास अटेंड कीजिए। इसके अलावा जो हमने बताया था कि टेस्ट सीरीज आपको जो है वो परचेस करनी है। टेस्ट सीरीज से आपका एनालिसिस होगा और क्लास से आप अपना नॉलेज बेस्ट कर पाएंगे। टेस्ट सीरीज आपको पीएससी अड्डा प्रोवाइड करवा रहा है। पीएससी जो अड्डा है टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करवा रहा है। और ये जो टेस्ट सीरीज है ये आपको बहुत कम रेट पे हम उपलब्ध कराए। बहुत शानदार टेस्ट सीरीज है। काफ़ी टेस्ट हैं जो सब्जेक्ट वाइज हम लोग देख रहे हैं। इसके अलावा जो FLT है वो भी हम ले रहे हैं। आप इसे ज्वाइन कीजिए। इसके अलावा क्लास हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। रात 8 बजे आप भूलिए मत, MPGK से जुड़िए। मैं अरुण कुमार, आपको पता है मैं डेली MPGK लेके आता हूँ। 9:15 पे मैं अरुण कुमार ही आयोग लेके आता हूँ, यूनिट नंबर 10 लेके आता हूँ। तो ये तो इन्फॉर्मेशन की बात है। आज हमारा जो टॉपिक है वो कल का ही टॉपिक है। हम उसको दूसरे लेक्चर में एंड करेंगे। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, बहुत शानदार ये टॉपिक है, बहुत ही शानदार। इसको हम पढ़ भी रहे हैं। यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा बनते हैं प्रीलिम्स में। इसको हम बहुत आराम से एक एक चीज़ें बार बार रिवाइज करके देख रहे हैं। एक एक चीज़ को हम 3-3 बार इसलिए बोलते हैं ताकि आप लोगों को वो सारी चीज़ें याद रहे। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट आज हमारा टॉपिक कंटिन्यू रहेगा, है ना। इस टॉपिक को हम शुरू करेंगे और शुरू करने के पहले ये है कि चैनल से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग फटाफट जुड़ जाइए। ज़्यादा समय नहीं है आप लोगों के पास, ठीक है। फटाफट चैनल से जुड़िए। और जितने लोग चैनल से जुड़ गए हैं उन लोगों को मैं एक काम दे रहा हूं कि आप लोग फटाफट जो चैनल की लिंक है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जो भी आपके मित्र हैं, पढ़ने वाले हैं, PPSC की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा जो तैयारी करने वाले हैं उन लोगों के लिए। और साथ ही आपको पता है कि MPGK या GS का संबंध जहाँ भी है वहाँ भी ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो उन लोगों तक भी आपको ये जो लिंक है वो जल्दी से शेयर करनी है। शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। और ये जो क्लास है ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। इसका जो फ़ायदा है वो सभी लोगों को मिल पाएगा, है ना। तो फटाफट चैनल से जुड़िए और जो चैनल की लिंक है उसको जल्दी से शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं। फिर उसके बाद हम जो टॉपिक है उसको कंटिन्यू करेंगे।
चलिए लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आई होप कि आप लोगों ने शेयर किया होगा, जोड़ दिया होगा, बिल्कुल, है ना। शुरू करते हैं। थोड़ा सा हम कल का ये देखेंगे कि हम लोगों ने कल क्या पढ़ा है, थोड़ा सा उसको रिवाइज करेंगे, देन उसके बाद पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने बताया था उसकी हिस्ट्री, जिसको हम बोलेंगे कि ये पृष्ठभूमि थी, ये कैसे एससी कमीशन का स्थापना हमारे देश में हो रही। मैंने पहले बताया था, मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, 1978 आपको ईयर याद रखना है, गैर संवैधानिक आयोग के रूप में एक कार्यालय के तौर पर एससी कमीशन की स्थापना की गई। 87 भी आपको नहीं भूलना है, नहीं भूलना है। यहाँ पे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति एससी एसटी कमीशन के रूप में ये अस्तित्व में आ जाता है। कब आता है? 1987 में। 1990 में क्या हो रहा है? 65वां संविधान संशोधन हो रहा है और ये जो आयोग है इसको अब संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है। मैंने कल सवाल भी आप लोगों से पूछा था, मैंने बताया भी था कि किस आर्टिकल के तहत इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है। इसके अलावा 19 फरवरी 2004 की स्थिति में ये होता है कि एक 89वां संविधान संशोधन होता है 2003 में, और जो एससी एसटी कमीशन था उसको एक एससी कमीशन के रूप में और एक एसटी कमीशन, दोनों अलग अलग कर दिए गए। ये तो पूरी की पूरी बात की थी हमने पृष्ठभूमि या हिस्ट्री के संबंध में, जिस प्रकार से उसका डेवलपमेंट हो रहा है। इसके अलावा हमने परिचय भी दे दिया था आप लोगों को। आपको मैंने बताया था कि भाग 16 है जिसका संबंध है एससी एसटी कमीशन से, सॉरी एससी कमीशन से, और जो अनुच्छेद है वो 338 है जहाँ पे ये इस कमीशन की बात की गई है। अब ये है कि जो नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन है, इसकी जो स्थापना हुई, इसकी एग्जैक्ट डेट जो है 19 फरवरी 2004 है। ये डेट आपको नहीं भूलनी, मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ। संवैधानिक निकाय इसलिए है क्योंकि आर्टिकल 338 में इसका उल्लेख है। मुख्यालय हमेशा की तरह नई दिल्ली में है और ये सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है आपको याद रखना कि सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण जो मंत्रालय है इसकी नोडल एजेंसी है, एक प्रकार से इस पे एक प्रकार का कंट्रोल है, इसको देखने वाली संस्था है ना। इसके अलावा हमने बताया था कि 12 क्षेत्रीय कार्यालय है। केवल नंबर याद रखना है आपको कि 12 क्षेत्रीय कार्यालय, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं याद रखना है। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई थी। इसके अलावा हम लोगों ने संरचना की बात कर ली थी, 1+3 यानी एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य। विजय सांपला जी का मैंने नाम लिया था कि वर्तमान में है, और मैंने कहा था कि अगर कोई उपाध्यक्ष की बात करें तो थोड़ा सा हमारे नाम पे चले जाना, अरुण हरलाल जी है, मैं अरुण कुमार हूँ। ठीक है, तो अरुण हरलाल जी हैं जो उपाध्यक्ष है, और जो विजय सांपला जी हैं वो दूसरी बार इस आयोग के अध्यक्ष बने, ये भी आपको याद रखना है। विजय सांपला मैंने पहले बताया था, हिस्ट्री के पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ने गए थे, वहां नहीं जीते, पद से इस्तीफा दिया और ये चले आए। चलिए, नियुक्ति एवं सेवा शर्त मैंने पहले बताया था कि नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करेंगे और वेतन भत्ते सेवा शर्तों का जो निर्धारण है वो भी राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा, दोनों जगह पे राष्ट्रपति करते हैं। इसके प्रथम अध्यक्ष की मैंने बात कर दी थी, वो थे सूरज भान, याद रहेगा आप लोगों को, सूरज भान इनके प्रथम अध्यक्ष थे। यहाँ तक हमने बात की थी। इसके अलावा हमने ये भी कहा था कि जो इनका कार्यकाल है वो कितने वर्ष का रहेगा? 3 वर्ष का। मैंने बोला था कि कोई भी ज्यादातर आयोगों में एक मैक्सिमम लिमिट है आयोग के जो भी अध्यक्ष सदस्य उनके टर्म्स पे, लेकिन यहाँ पे केवल और केवल 3 वर्ष की बात की गई। यहाँ पे कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं लगाई थी। किस कमीशन पे नहीं लगाई? तो एससी कमीशन पे। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, यहाँ पे बिल्कुल नहीं बोलना, क्योंकि ज्यादातर मौकों पे ये देखा जाता है कि जो अध्यक्ष या सदस्य के टर्म्स है उस पर मैक्सिमम एज की लिमिट लगी, लेकिन यहाँ पे केवल और केवल 3 वर्ष की बात है। और अधिकतम मैंने कहा था कि 2 बार नियुक्त किया जा सकता था। इतनी बातें हम लोगों ने कल देख ली थी, एक बार हमने फिर से रिवाइज किया है, फिर से बताया, ताकि आप लोगों को ये चीज भूले ना आपको किसी कीमत पे। अगर कल की क्लास में कोई ऐसी चीज हो जो आप लोगों को नहीं समझ में आई है, ठीक है, कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो आप लोग अभी भी हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर करेंगे। और अब हम जो क्लास है उसको कंटिन्यू करते हैं, आज उस पर आगे बढ़ते हैं, क्या क्या चीजें हमको देखनी है। थोड़ा हम वार्षिक रिपोर्ट के संबंध में देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा आयोग के जो फंक्शन है, क्या क्या काम करता है, क्योंकि आयोग ऐसा तो है नहीं किसी को बना दिया गया है और वो केवल मजे मार रहा है ना, कुछ ना कुछ इसके कार्य जरूर होंगे, वहां पे देखेंगे। इसके अलावा जो संवैधानिक प्रावधान है उसके संबंध में भी हम चर्चा करेंगे कि एससी के संबंध में क्या संवैधानिक प्रावधान है। भले ही हम अनुसूचित जाति आयोग पढ़ रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये एससी कमीशन है तो इससे रिलेटेड कुछ भी जो एससी से संबंधित यानी शेड्यूल कास्ट से संबंधित जो कुछ भी होंगी वहां बनने की पूरी संभावना रहेगी, उसको देखेंगे। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उसकी हम बात करेंगे, और जो भी इसके अन्य कुछ तथ्य होंगे उस तक हम पहुंचेंगे। क्लियर है यहाँ बात आप लोगों को? अब अगर अभी भी कल के क्लास में या आयोग से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप लोग सवाल कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मैं 1 मिनट का आप लोगों का इंतजार कर रहा हूँ,
आप लोग कुछ बताएंगे, उसके बाद देन हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि जो एससी कमीशन है, वार्षिक रिपोर्ट के संबंध में क्या बातें की गई हैं, क्या प्रावधान है। सबसे पहले तो याद रखना कि जो एससी कमीशन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, इसके द्वारा वार्षिक रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को सौंपी जाती है। इसका मतलब क्या है, वार्षिक रिपोर्ट है क्या? आपको पता, मैंने बताया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, ये कोई ना कोई एक ऐसी संस्था है जो एससी के उद्धार के संबंध में या इस संबंध में जो भी बातें हैं देखने का जो काम करती है, एससी कमीशन करती है। किसके संबंध में? शेड्यूल कास्ट के संबंध में, अनुसूचित जाति के संबंध में। एक साल में वार्षिक रिपोर्ट कब बनाएगी? वार्षिक रिपोर्ट बनाएगी, है ना। और वार्षिक रिपोर्ट किसको सौंपेगी? राष्ट्रपति को। तो वार्षिक रिपोर्ट में होता क्या है, हमने एक साल में जो भी कुछ काम किया होगा, यानी कि एससी कमीशन ने जो कुछ भी काम किया होगा, उस संबंध में इस रिपोर्ट में उल्लेख होगा। क्या? कि जो काम इन लोगों ने एक साल में किया उसका उल्लेख होगा। इसके अलावा बहुत सारी जो सिफारिशें होती हैं, या जिसको हम रिकमेंडेशन बोलते हैं, बहुत सारी सिफारिश ये लोग सरकार से करते हैं, भाई ऐसी ऐसी चीज़ें इनमें काम किया जाना चाहिए, इनके उद्धार के लिए ऐसा काम होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह की जो सिफारिशें होती है उसके संबंध में भी तो आयोग जो अपनी वार्षिक रिपोर्ट बनाता है, पूरा का पूरा जो उसका एक साल का काम का ढांचा होता है, काम करने का जो पूरा का पूरा एक साल में उसने काम किया होगा, वो सारी बातें जो है वार्षिक रिपोर्ट में वो लोग लिख देते हैं, और वार्षिक रिपोर्ट वही संसद राष्ट्रपति को सौंप दी जाती है। तो अगर आपसे सवाल पूछेगा तो ये पूछेगा कि जो वार्षिक रिपोर्ट है किसको सौंपी जाती है। तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि जो वार्षिक रिपोर्ट है एससी कमीशन की, वो किसको दी जाएगी? राष्ट्रपति को। ना तो केंद्र सरकार को दे रही है, ना तो संसद को दे रही है, ना राज्यपाल को, ना किसी और को। ये राष्ट्रपति को एससी कमीशन अपनी जो रिकमेंडेशन, या जिसको हम रिपोर्ट कहें, वार्षिक रिपोर्ट, रिकमेंडेशन नहीं कहेंगे, वार्षिक रिपोर्ट कहेंगे, तो वार्षिक रिपोर्ट किसको देगी? राष्ट्रपति को। चलिए, एक और बात देखते हैं आगे। अब राष्ट्रपति के पास तो गई, है ना। अब राष्ट्रपति के पास जो रिपोर्ट गई, तो राष्ट्रपति का मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रपति उसको रख लेंगे अपने पास। उस जो रिपोर्ट को है वो संसद के दोनों सदनों में रखवाते हैं। संसद के दोनों सदन का मतलब है कि एक संसद है ना। संसद में तीन, मैं बता देता हूँ, हालांकि ये पॉलिटी का पार्ट है पर फिर भी यहाँ पे आ गया है। संसद में तीन चीजें सम्मिलित होती हैं। एक तो राष्ट्रपति इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। दूसरा, लोकसभा इसमें शामिल होता है। संसद के तहत तीन लोग आते हैं, तीन संस्था आती हैं। और जो तीसरा है वो राज्यसभा, यानी तीन संस्थाओं को मिला दें
तो हम उसको संसद बोलते हैं। अब हाउस दो होते हैं, राष्ट्रपति तो व्यक्तिगत तौर पे इन पे होते हैं, इनका भाग होते हैं, क्योंकि संसद कोई भी कानून बनाएगी तो वो कानून तभी लागू हो पाएगा जब उस पर राष्ट्रपति सिग्नेचर करेंगे, इसलिए राष्ट्रपति को भी संसद में शामिल किया गया। लेकिन हाउस दो है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, है ना। ये अपर हाउस है, राज्यसभा को हम अपर हाउस बोलते हैं, और जो लोकसभा होता है उसको लोअर हाउस बोलते हैं, है ना। ये बात क्लियर रहेगी आप। तो ये जो संसद के समक्ष जो रिपोर्ट है वो दोनों सदनों में, याद रखना यहाँ पे दोनों सदन की बात कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं। हो सकता है कि आप लोगों से क्वेश्चन जो आयोग है वो ये से पूछ ले कि जो एससी कमीशन की रिपोर्ट है राष्ट्रपति किनको सौंपता, और 4 ऑप्शन रख दे आपको कि प्राइम मिनिस्टर, दूसरा लोकसभा, तीसरा रख दे राज्यसभा, और चौथा लिख दे लोकसभा और राज्यसभा, है ना। ऐसे बन सकता है कि नहीं बन सकता है। रख दे कि पहला प्राइम मिनिस्टर को सौंपेंगे, दूसरा सौंपेंगे लोकसभा को, तीसरा सौंपेंगे राज्यसभा को, और चौथा सौंपेंगे लोकसभा प्लस राज्यसभा। आपको आंसर टिक करना है लोकसभा और राज्यसभा। ये बात यहाँ क्लियर रहेगी कि नहीं। मैं सारे एंगल से चीज़ों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये भी बता रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चन, डीप क्वेश्चन वो कई बार आयोग से पूछ लेता है। पिछली बार 2020 के प्रीलिम्स में ऐसे बहुत सारे पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे जो काफ़ी डीप पूछे गए थे, लोगों ने पढ़ा तक नहीं था इतना गहरा। तो आपको मैं इसीलिए जो आयोग है उसको भी पॉलिटी वाले सेक्शन से भी बताने का प्रयास कर रहा हूँ, जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि अगर आपसे डीप क्वेश्चन आए तो वो आपसे बन जाए। क्लियर है बात यहाँ तक। तो वार्षिक रिपोर्ट में दोनों सदनों के समक्ष रखवाएंगे। रिपोर्ट में मैंने बोला था कि सलाह देता है, एडवाइजरी बॉडी है, एक प्रकार की रिकमेंडेशन देता है। सलाह मानने के लिए संसद बाध्य नहीं है, ये बात आपको याद रखना, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। तो रिपोर्ट किसको, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट का करेंगे क्या, ऐसा तो नहीं है कि अपने हाउस में रख लेंगे, नहीं। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में, यानी लोकसभा एवं राज्यसभा, लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों में रखेंगे, है ना। चलो, रिपोर्ट में दी गई सलाह को मानने के लिए संसद बाध्य नहीं है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो वार्षिक रिपोर्ट का सेक्शन समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए और कुछ देखते हैं क्या है नोट। बात करते हैं कि यदि किसी राज्य से संबंधित जो अनुशंसा है, किससे, स्टेट से संबंधित अनुशंसा, तो रिपोर्ट की एक प्रति उस राज्यपाल को, उस राज्य के राज्यपाल को भेजी जाएगी। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो जो पूरी की पूरी अनुशंसाएं हैं, जो एडवाइजरी है, जो एडवाइस दी जा रही है, वो केवल केंद्र सरकार के संबंध में हो सकता है। उन्हें लगता हो कि भाई मध्य प्रदेश में जैसे मान लीजिए कोई ऐसा काम है जो एससी के संबंध में अच्छा नहीं हो रहा, तो हो सकता है कि उसके संबंध में वो लोग भी कोई रिकमेंडेशन देते कि भाई एससी के संबंध में मध्य प्रदेश सरकार कोई ढुलमुल रवैया अपना रही है, कोई योजना नहीं लागू कर रही है, कुछ भी ऐसा हो सकता है जो उद्धार करने के लिए काम नहीं कर रही। तो ऐसी अगर रिपोर्ट में कोई बात है तो उसका फिर ये होगा कि एक रिपोर्ट की एक जो प्रति है ना, उसको भी जो राज्य है, हमने बताया मध्य प्रदेश, जरूरी नहीं कि मध्य प्रदेश हो, जो भी राज्य होगा, जो भी राज्य के संबंध में बात की गई हो, उसके राज्यपाल को वो भेज दी जाएगी। ठीक है, ये बात क्लियर। चलो आगे देख लेते हैं। पीएल पूनिया 2 बार अध्यक्ष बनने वाले प्रथम व्यक्ति थे। इस समय मैंने बोला विजय सांपला जी हैं, है ना, जो दूसरी बार अध्यक्ष बने। लेकिन पहली बार जो 2 बार अध्यक्ष बने वो कौन थे, पीएल पूनिया जी। मैंने कल ही बताया आप लोगों को, आपको भूलना नहीं, मैंने कल ही बताया है कि 2 बार अधिकतम आप पुनर्नियुक्ति हो सकती। कितनी बार हो सकती पुनर्नियुक्ति, 2 बार। तो पीएल पूनिया जी पहले व्यक्ति थे जिनका नियुक्ति 2 बार हुआ। ये बात क्लियर आप लोगों को यहां तक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं आयोग के फंक्शन। आयोग के फंक्शन क्या क्या है, आयोग के जो काम है
उनको क्या क्या दिए गए हैं। ठीक है, अभी तक आप लोगों को कोई सवाल या आप लोगों को कोई डाउट कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और हमें बताइए। अगर चीज़ें समझ में आई हैं तब भी आपको हमें इन्फॉर्म जरूर करना है। कमेंट करने में कोई कंजूसी नहीं, आपको कमेंट जरूर करना है। चल, आयोग के कार्य देख लेते हैं कि आयोग को क्या क्या फंक्शन दिए गए हैं, क्योंकि ये संवैधानिक है तो संविधान में ही उल्लेख है। चलो, पहली बात, अनुसूचित जातियों के अधिकारों के, अनुसूचित जाति यानी एससी के अधिकारों के हनन से संबंधित मामलों की जांच करना। आपको पता है कि कई बार ऐसे मौकों पे देखा जाता है कि जो शेड्यूल कास्ट हैं, जिनके अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट हम जिनको कहें या ह्यूमन अधिकार भी कह सकते हैं, मानव अधिकार भी कह सकते हैं, सभी को भारत के संविधान ने अधिकार दिए हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी पंथ का हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी जेंडर का, सबको अधिकार। तो अगर एससी के अधिकारों से कहीं पे भी कोई हनन का मामला आता है, उनके अधिकारों से कोई भी व्यक्ति या कोई सरकार वंचित करते हैं, तो ऐसे जो मामले होंगे ना, उसकी जो जांच करने का है, ठीक है, उसको जांच करने का अधिकार किसके पास रहेगा? एससी कमीशन के पास। क्लियर है ये बात? तो अगर कोई एससी से मामला बिगड़ा हुआ है, ठीक है, कोई ऐसी चीज है जो उनके अधिकारों के हनन से संबंधित है और ऐसा कोई मामला है, तो उसको कौन देखेगा? एससी कमीशन देखेगा। क्लियर ये बात? चलो, दूसरी बात देखते हैं और क्या है फंक्शन। अनुसूचित जातियों के संवैधानिक संरक्षण, है ना, ध्यान रखना, संवैधानिक संरक्षण, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी एक प्रकार से, कि सभी मामलों की जांच एवं निगरानी करना। मैंने पहले बताया कि जांच करना है कैसे? अधिकारों के संबंध में। इसके अलावा इनके जो संवैधानिक संरक्षण है वही फंडामेंटल राइट है ना। इसके अलावा इनके विषय में संविधान ने जो कुछ स्पेशल प्रावधान किए होंगे, सपोज इनके लिए कुछ अलग से कही गई कोई बातें होंगी, जैसे एक रिजर्वेशन का ही हम देख लेते हैं कि इनको भाई रिजर्वेशन मिलता है, तो अगर रिजर्वेशन मिलता है अनुसूचित जातियों को, उसके संरक्षण की भी जिम्मेदारी सरकार और कोर्ट की है। तो अगर ऐसा कुछ हुआ हो, उनके संरक्षण, जो संवैधानिक संरक्षण, वो सभी जो मामले होंगे वो कौन देखेगा? वो देखेगा एससी कमीशन। ये बात क्लियर है? अधिकारों के हनन से मामले वो भी एससी कमीशन, और संवैधानिक संरक्षण के मामले वो भी एससी कमीशन देखेगा। चलो, जातियों के विकास के संबंध में परामर्श देना। जितनी भी एससी में जातियां हैं, बहुत सारी जातियां इसमें सम्मिलित होती हैं एससी में, तो जितनी भी जातियां हैं उसके संबंध में, उनका विकास हो, उसके संबंध में जो परामर्श किसको देंगे? स्वाभाविक सी बात है, अगर एससी कमीशन है भारत की तो केंद्र सरकार को परामर्श देगी। ऐसा तो है नहीं कि राज्य सरकार को इसके संबंध में परामर्श मिलेगा, है ना। तो जो एससी कमीशन है वो केंद्र सरकार को कुछ परामर्श देगा, किसके संबंध में? जातियों के विकास के संबंध में। बहुत सारी जातियां इसमें शामिल होती हैं, तो उनके विकास से रिलेटेड जो डेवलपमेंट की बात है ना, तो इसका काम ही यही है कि आप उनके बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। किनके? शेड्यूल कास्ट या अनुसूचित जातियों, इसी के लिए कमीशन बनाया गया है। तो आप जो भी उनके विकास से संबंधित परामर्श है वो देने का काम कौन करेगा? आयोग। मैं बहुत आराम से इन चीज़ों को बता रहा हूँ, बहुत आराम से, ताकि आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तीन बातें देख ली हमने। चौथी बात देखते हैं, किसी नई जाति, अच्छे से देखना, किसी नई जाति अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करना। मान लीजिए आयोग को ऐसा लगता है कि कोई एक जाति है जो किसी अन्य वर्ग में, अभी मान लीजिए कि एससी ओबीसी में मान लीजिए ये शामिल है, कोई एक जाति है एक्स। अब अगर ये लगता है एससी कमीशन को कि इस जाति को, ये बहुत पिछड़ी है सामाजिक रूप से, इसे एससी में शामिल होना चाहिए, है ना। अगर मान लीजिए एससी कमीशन को ये बात समझ में आने लगी या दिमाग में आई ऐसी बात कि भाई ये जो ओबीसी वर्ग में शामिल एक कोई जाति है एक्स नाम की, इसको बहुत पिछड़ी है सामाजिक रूप से, इसको हमको अनुसूचित जाति में शामिल करना चाहिए। तो अब अगर जाति में शामिल करना है तो उसके लिए राष्ट्रपति से सिफारिश करनी होगी। किससे सिफारिश करनी है? राष्ट्रपति से। ये क्वेश्चन आपसे
पूछा जा सकता है। और कंफ्यूज करने के लिए वो 4 ऑप्शन रख देगा कि प्राइम मिनिस्टर को, संसद को, है ना, राष्ट्रपति को या उपराष्ट्रपति को, किसे सिफारिश करेगा। तो आपको याद रखना है कि नई जातियों को एससी में शामिल करने के लिए किसको सिफारिश करेगा, राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा। क्लियर है ये बात? चलो और अन्य बातें देखते हैं। अनुसूचित जातियों के हितों का उल्लंघन करने वाले किसी मामले की जो जांच पड़ताल है उसकी सुनवाई करना। ठीक है, मैंने पहले बताया कि एक तो हनन की स्थिति में जांच करना, लेकिन अनुसूचित जाति के जो कुछ इंटरेस्ट हो उसका कुछ उल्लंघन करने वाला कोई ऐसा मामला आपको अगर समझ में आता है, यानी कि एससी कमीशन को अगर समझ में आता है कि भाई मध्य प्रदेश में कोई ऐसी घटना हो गई जिससे इस जो जाति है, एससी जाति, उनके हितों का मामला जो है उसका उल्लंघन हुआ है, उनके इंटरेस्ट को नुकसान हुआ है, उनके फायदे वाली जो बात थी वहां पे नुकसान, ऐसे मामलों की जांच पड़ताल कर लेना और उसकी जो सुनवाई करने का अधिकार है वो किसे है, एससी कमीशन को। ठीक है, ये बात यहां तक समझ में आई। हनन के मामले में भी, संवैधानिक संरक्षण के मामले में भी, नई जाति के शामिल करने के मामले में, परामर्श के संबंध में मामले में, और कोई ऐसा मामला हो जो उनके हितों का संरक्षण उल्लंघन किया। क्लियर है ये बात? आप लोग हर एक वर्ड पे क्या ध्यान रखना है, कभी हितों का मामला हो तब भी, हनन का मामला हो तब भी, संरक्षण का मामला हो तब भी। इस आयोग को सिविल न्यायालय, यानी कि इसको हम कहते हैं दीवानी न्यायालय। क्या कहते हैं? दीवानी न्यायालय। इसके बराबर जो है शक्तियां प्राप्त है ना। आयोग को क्या शक्तियां प्राप्त है? सिविल न्यायालय। सिविल न्यायालय का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि आपको पता है कि जो न्यायालय होते हैं तो उनके पास समन करने का तो अधिकार होता ही है, सजा देने का भी अधिकार होता ही है। तो जो दीवानी न्यायालय होते हैं तो उसका सिंपल सा मतलब ऐसा समझ लो, उनके पास थोड़े से कोर्ट वाली पावर होती है। इसमें क्या होगा कि किसी को समन करके, है ना, समन करके बुला लिया जाएगा कमीशन के कार्यालय में, उससे कुछ पूछताछ हो सकती है ना। सजा देने का काम नहीं करेंगे, बस आपको ये याद रखना। तो सिविल न्यायालय वाला जो पावर है वो आयोग के पास है। क्लियर यहां तक बात? ऐसी कोई बात जो आयोग के फंक्शन में आप लोगों को परेशान करने वाली हो, या आप लोगों को नहीं समझ में आई, कम समझ में आई, कंफ्यूज कर रही, कोई ऐसी बात? अगर कोई ऐसी बात है तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिए, मैं कमेंट का आपको जवाब देता हूँ। उसके बाद हम अन्य चीजें जो बची हैं उस पर आगे बढ़ते हैं। मैं बहुत आराम से एक एक चीजों को डिफाइन कर रहा हूँ, एक एक वर्ड को डिफाइन इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी चीज ऐसी ना हो जो कंफ्यूज कर दे या वहां पे जाके आप परेशानी में पड़ जाए। क्योंकि बहुत कह रहे हैं, मुझे अंदाजा है कि क्वेश्चन जो होते हैं बहुत डीप आ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ के चले जाते हैं, कॉन्सेप्ट पता होता है लेकिन कोई वर्ड मिस करके जाते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तहत पूछूंगा, बता रहा हूँ कि 2021 में कोई क्वेश्चन आया था पॉलिटी से रिलेटेड, और शायद आर्टिकल 22 की बात थी, जिसमें 23 की शायद बात थी, 22 या 20 नहीं 23 की बात थी, जिसमें ये बोला गया था कि जो 14 वर्ष तक के बालक हैं उनको कैसे काम में नहीं रखा जाएगा 14 से 18 वर्ष तक। उसमें ये था कि राष्ट्रपति का आशय है कि राष्ट्रपति की सहमति है ना। तो पता तो लोगों को ऐसा रहता है कि राष्ट्रपति, हाँ राष्ट्रपति महोदय के संबंध में था, लेकिन उसे ये नहीं पता कि राष्ट्रपति का आशय था या राष्ट्रपति की सहमति थी या राष्ट्रपति की कोई इच्छा थी। तो ऐसे जो क्लीन वर्ड है ना, एक एक वर्ड पे क्वेश्चन बने हैं। इसलिए मैं एक एक जो इंपॉर्टेंट वर्ड है, जैसे मैं अंडरलाइन करता हूँ हनन को, अंडरलाइन करता हूँ संरक्षण को, है ना, अंडरलाइन करता हूँ हितों, तो इसलिए मैं करता हूँ क्योंकि ये बात आपको एकदम क्लियर रहे। सिविल न्यायालय हो गया, एकदम क्लियर रहे कि कोई भी ऐसा वर्ड से अगर क्वेश्चन हमको कंफ्यूज करे तो वहां भी वो स्थिति आपके समक्ष नहीं आनी चाहिए, आपको एकदम पूरा का पूरा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब हम देखेंगे अनुसूचित जाति है जो, उसके संबंध में जो भारत के संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं, जो संवैधानिक प्रावधान है उसकी हम बात करेंगे। अगर अभी तक कोई ऐसी चीज है जो नहीं समझ में आई तो अभी भी आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम 10 सेकंड बाद संवैधानिक प्रावधानों की बात करते हैं। आई होप कि आपको ये बातें अभी तक जो हमने कल से आज तक चर्चा की एससी कमीशन के संबंध में वो समझ में आ रही होंगी।
अब हम देख लेते हैं इनका कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रावधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान है उसके संबंध में हम बात करते हैं। क्या है एससी के संबंध में? सबसे पहला आर्टिकल याद रखना है आपको, सबसे पहला आर्टिकल 15 सब आर्टिकल 4, आर्टिकल 15 सब आर्टिकल 4 एससी के संबंध में उन्नति हेतु विशेष प्रावधान किए गए हैं। कहाँ पे किए गए हैं? अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इस एससी के जो अनुसूचित जाति है उसकी उन्नति हेतु विशेष प्रावधान संविधान के किस आर्टिकल में किया गया, और आपसे ऑप्शन कई आए, आपको आंसर वहां पे विशेष प्रावधान के संबंध में क्या करना है, 15 सब आर्टिकल 4। ये बात क्लियर? चलो और कुछ देख लेते हैं। 16 सब आर्टिकल 4A, यहाँ पे क्या बात की गई? अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व कम होने पर पदोन्नति के मामले में किसी वर्ग को पदों के लिए आरक्षण का प्रावधान, यानी कि प्रमोशन में जो आरक्षण की बात की गई है एससी के संबंध वो कहाँ पे की गई है? आर्टिकल 16 सब आर्टिकल 4A। विशेष प्रावधान कहाँ पे किया गया है? 15 सब आर्टिकल 4। दो बातें क्लियर है आप लोगों को? यहाँ कंफ्यूज नहीं है। 15(4) में क्या है? उनकी उन्नति के लिए विशेष प्रावधान। ठीक है, और विशेष प्रावधान है क्या? यहाँ पे एक प्रकार से रिजर्वेशन की ही बात की गई है। किसकी बात की गई है? रिजर्वेशन की बात की गई है, यानी कि यहाँ पे आरक्षण की बात की गई है। क्लियर है यहाँ तक बात? चलो, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत। जो छुआछूत है उसका अंत करने का काम कहाँ पे किया गया है, किस आर्टिकल में? और ये सवाल पूछा गया, अस्पृश्यता का अंत करने से संबंधित आर्टिकल पहले भी ये 2018 के पीएससी में या 2019 के पीएससी में आप एक बार देख लेना। प्रीवियस ईयर का पेपर आपको जरूर सॉल्व करना है, 5 से 7 क्वेश्चन आपके बनने की पूरी संभावना रहेगी। तो 2018 2019 के प्रीलिम्स में देख लेना आप लोग एक बार कि अस्पृश्यता से संबंधित जो है आर्टिकल एससी के संबंध में पूछा गया है। क्लियर है बात? यानी छुआछूत का निषेध किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 46, यहाँ पे भी याद रखना क्या है, एससी एवं एसटी। एससी एवं एसटी इसका मतलब शेड्यूल ट्राइब्स एंड शेड्यूल कास्ट, मानव अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति को सामाजिक अन्याय एवं शोषण से सुरक्षा प्रदान करना राज्य के कर्तव्य बताए गए हैं। ठीक है, तो राज्य के कर्तव्य की अगर बात हो कि राज्य का कर्तव्य ये है कि एससी और एसटी को संवैधान या सामाजिक अन्याय से या शोषण से मुक्ति मिले या सुरक्षा प्रदान की जाए, तो वो किस आर्टिकल में इसका उल्लेख है? आर्टिकल 46 में। तो कितने आर्टिकल हमने देख लिए हैं? अच्छे से एक बार फिर से देख लेते हैं। फिर से एक बार मैं बोल देता हूँ। आर्टिकल 15(4) जिसमें विशेष प्रावधान की बात की गई है, तो 16(4) में प्रमोशन में आरक्षण, 17 में अस्पृश्यता, 46 में क्या है कि उनको सामाजिक अन्याय ना हो, उसकी सुरक्षा हो, उनके साथ शोषण ना हो। ठीक है। अनुच्छेद 330 लोकसभा में एससी के संबंध में सीटों का आरक्षण है ना? सीटों का आरक्षण लोकसभा में कितना होगा, कितनी सीटें एससी को भारत में दी गई हैं लोकसभा में? याद रखना है, लोकसभा की बात है। वो किस आर्टिकल में है? 330 में। क्लियर है ये बात? चलो अब अनुच्छेद 332 देख लेते हैं। राज्य के विधानसभा में सीटों में आरक्षण, यानी कि 330 में कहाँ पे है आरक्षण? लोकसभा में सीटों में एससी के समान। और आर्टिकल 332 में कहाँ है? विधानसभा में। क्लियर है यहां तक बात? चलो अब हम कुछ देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अभी तक यहां तक कोई ऐसी बात जो ना आपको समझ में आ रही हो? ठीक है बात? ठीक बात है यहां तक? हर आ गई हर चीज समझ में? चलो कुछ हम महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की बात करते हैं एससी कमीशन के समान। सबसे पहले बहुत अच्छे से और बहुत इंपॉर्टेंट, ये जितने भी आर्टिकल हैं आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ है नहीं है जो आप भूल सकें, आपके भूलने का अधिकार नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये समझ लो कि हमारा ये एक प्रकार का फंडामेंटल राइट हो गया, या ड्यूटी समझ लो, ड्यूटी समझोगे ज़्यादा आसान होगा।
ठीक है, आर्टिकल 338 338 आयोग यानी एससी कमीशन। कहीं पे भी सवाल आ जाए आपसे, चाहे आप एमपीपीएस से प्रीलिम्स हो, मेंस हो, कहीं पे भी पूछा जाए, इसके अलावा चाहे एमपीएसआई के एग्जाम में हो, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि जो एससी कमीशन है उसका जो उल्लेख किस आर्टिकल में है, तो ये आर्टिकल आपको कभी नहीं भूलना है, 338 338 एससी कमीशन। चलो दूसरे आर्टिकल देखते हैं, 338 उसके तहत सब आर्टिकल 1, 338 यानी 338 और सब आर्टिकल 1, उसमें क्या है, आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। ठीक है, पहले तो आयोग होता है किसमें, 338 में, फिर 338 ए आएगा तो उसके गठन का प्रावधान है, कैसी उसकी नियुक्ति वगैरह होगी, सॉरी गठन कैसे होगा, है ना। क्लियर है यहाँ तक बात। चलिए फिर से एक बात है, 338(2) यहाँ पे क्या है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की संरचना की बात की गई है। क्या बात की गई है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्ट्रक्चर की बात की गई है, स्ट्रक्चर की बात की गई है। ठीक है, 338(3) में क्या है, अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की बात की गई है। मैं एक बार की पॉइंट को अंडरलाइन करता हूं आप लोगों को और आर्टिकल बताता जाऊंगा, फिर से आप लोगों को समझना है। ये आर्टिकल किसी भी कीमत पे नहीं भूलने हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, हर बार बनते हैं, बहुत कंफ्यूजन होता है, हम भूल जाते हैं। हम आपको क्वेश्चन फिर से नहीं बताएंगे, लेकिन कई बार कितने क्वेश्चन ऐसे आए। 338 आयोग, ठीक है, अंडरलाइन करने वाला पॉइंट देखना है आपको। 338(1) गठन, ठीक है, याद रहेगा। 338(2) स्ट्रक्चर या संरचना। 330 की पॉइंट आपको याद रखा। 338(3) नियुक्ति, नियुक्ति में कौन होगा, अध्यक्ष एवं सदस्य। किसकी नियुक्ति, अध्यक्ष एवं सदस्य की, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। तो नियुक्ति में कहाँ पे है, किस आर्टिकल में, 338(3) में। 338(8) अब नहीं याद रखना है, सारे आर्टिकल मैं इसलिए नहीं बताया हूँ, 4, 5, 6, 7 इसलिए मिस कर रहा हूँ क्योंकि वहां पे कोई इंपॉर्टेंट नहीं जो चीज आपसे पूछे। आयोग को सिविल न्यायालय, सिविल न्यायालय की शक्ति कहाँ पे है, 338। 338(10) यहाँ पे क्या है, एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए उसी प्रकार कार्य करेगा जिस प्रकार एससी वर्ग के लिए काम करता है ना। तो यहाँ पे एंग्लो इंडियन को भी शामिल कर लिया है। ये बात यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को कि नहीं क्लियर है। क्लियर है या नहीं क्लियर है, यहाँ कोई ऐसी चीज जो यहाँ पे भूलने वाली हो। मैं लगातार की पॉइंट को अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये आप लोग बहुत अच्छे से देख लीजिए एक बार, चाहे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आप लोगों को ये याद रहे कि हमें रटना कैसे। हमें कैसे रखना है ये यहाँ पे आपको अंडरलाइन करके हमने बॉक्स के माध्यम से आपको दिखा दिया। 38 में आयोग, 38(1) में बार बार मैं बोल रहा हूँ, आप लोगों को याद होना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। गठन 338(2), संरचना 33, नियुक्ति 38(8), सिविल न्यायालय 38(10), एंग्लो इंडियन। क्लियर है यहाँ तक बात, यहाँ तक बात क्लियर है या नहीं क्लियर है, बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। सारी चीजें आ रही हैं समझ में या नहीं आ रही, ठीक है। कोई कंफ्यूजन आपको दिमाग में नहीं रखना है, नहीं रखना है। चलो आगे देख लेते हैं, आयोग में अन्य तथ्य क्या है एससी कमीशन में, उसकी हम बात कर लेते हैं। इसके जो अध्यक्ष है ना, केंद्रीय कैबिनेट के समकक्ष होते हैं, मतलब जो केंद्रीय कैबिनेट का मंत्री होता है, जिस प्रकार से उसके पास अधिकार हैं, राइट्स हैं, है ना, राइट्स या अधिकार हैं, उसी प्रकार जो एससी कमीशन का अध्यक्ष है उसके बराबर। मतलब कि जिस प्रकार का केंद्रीय मिनिस्टर है उसके पास जितने अधिकार मिलते हैं उनको, जो सेवा शर्तें या लाभकारी जो उनको लाभ मिलते हैं वो सारे के सारे इनको भी मिलेंगे। मतलब उनका कद जो है एससी कमीशन के अध्यक्ष का किसके समक्ष है, केंद्रीय कैबिनेट के समक्ष है। इसके जो उपाध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष राज्य मंत्री के समक्ष, याद रखना है, अध्यक्ष किसके समक्ष, केंद्रीय मिनिस्टर के समक्ष।
कैबिनेट मिनिस्टर के समक्ष, ठीक है। और जो उसका उपाध्यक्ष होगा वो किसके समक्ष, राज्य मंत्री के समकक्ष, ठीक है। दोनों में आपको बहुत अच्छे से याद रखना, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा आयोग, और ऐसे ही सवालों पे आयोग पूछ लेता है और आपको परेशान कर देगा। परेशान बिल्कुल नहीं होना है, ये क्लास आपको परेशान होने भी नहीं देगी अगर आपने बहुत अच्छे से मन लगा के इसको अटेंड किया है तो अध्यक्ष केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्टर के समक्ष, उपाध्यक्ष स्टेट मिनिस्टर के समक्ष, ठीक है। और जो 3 सदस्य होंगे, मैंने बताया तो 5 लोग होते हैं टोटल, 5 मेंबर भी आपको याद रखना। और जो सदस्य होंगे भारत सरकार के सचिव के समान होंगे, है ना, भारत सरकार के जो सचिव होते हैं उनके समान होंगे। क्लियर है यहाँ तक बात? क्लियर है या नहीं क्लियर है? ये बात क्लियर है या नहीं क्लियर है? चलो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। आज जो हमारी 2 दिन हमने एससी कमीशन को पढ़ा है और हमने बहुत शानदार तरीके से क्या क्या चीज़ें देख ली, एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ आप लोगों को। हमने पूरे कमीशन पे क्या क्या बात की है। पहले मैंने उसकी हिस्ट्री की बात की, कैसा उसका डेवलपमेंट हुआ है, बहुत अच्छे समझाया मैंने। उसके बाद हमने उसके परिचय की बात कर ली, क्या है, कैसा है, कब इसका गठन हुआ, कौन सी डेट थी, किस आयोग, किस भाग के साथ इसका गठन है, कहाँ, किस भाग में है, किस अनुच्छेद में, ये मैंने बात कर ली। इसके अलावा मैंने इसके स्ट्रक्चर की पूरी बात कर ली है, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य। नियुक्ति एवं सेवा शर्तें इनके संबंध में क्या है, कौन बनाएगा, कैसे निर्धारण होगा, वो मैंने बात कर ली। कार्यकाल के संबंध में हमने बात कर ली, उनकी पुनर्नियुक्ति के संबंध में। वार्षिक रिपोर्ट कैसे बनाएगा, कौन बनाएगा, किसको रखेगा, कहाँ पे उसके बाद रखी जाएगी, कैसे संसद बाध्य है नहीं है, ये सब बातें मैंने कर ली। राज्य के संबंध में अगर कोई बात होगी तो वहाँ पे क्या होगा, ये आयोग के जितने भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, आनंद से संबंधित, संरक्षण, हितों से संबंधित, सिविल न्यायालय, परामर्श, नई जातियों को शामिल करने की, ये सब मैंने बात कर ली। जो संवैधानिक प्रावधान एससी के संबंध में संविधान में है वो मैंने बात कर ली है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है हमने बहुत अच्छे से इसको की पॉइंट के माध्यम से रख लिया है ना। और इसके अलावा अन्य तथ्य जो भी हैं वो हमने बात कर ली। आई होप कि यहाँ तक जो आपका ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है, ये सारी चीज़ें हमने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट या बहुत इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है उसकी हमने बात कर ली है। जो भी चीज़ें होंगी इससे बाहर नहीं जाएगी, मैं आपको अश्योर्ड करता हूँ, ठीक है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो यहाँ से चला जाए, आप बस इसे बहुत अच्छे से पढ़ लेना है इसे, ठीक है। कुछ चीज़ें नोट डाउन कर लेनी है, ठीक है, या तो रिवाइज कर लें वीडियो को ही देख के, तो ये आपको बहुत अच्छे से कर लेना है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर एससी कमीशन से आपको कोई डाउट हो, सवाल हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमको बता सकते हैं, हम आपके डाउट क्लियर करेंगे। और जो एससी कमीशन है, अगर ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो की जो लिंक है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका लाभ पहुँचे। इसके अलावा वीडियो पे आपको कमेंट जरूर करना है, मैं बार बार कहता हूँ कमेंट में आपको कंजूसी नहीं करना है, उससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। इसके अलावा अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि क्लास संबंधी जो नोटिफिकेशन है आपको मिलता है। इसके अलावा थोड़ा सा हम टेस्ट सीरीज के संबंध में बता देते हैं। हमने मेंस 2021 के लिए टेस्ट सीरीज प्रारंभ की है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है ना। इस समय जो फीस है वो 2499 है, जबकि इसकी ओरिजिनल फीस थी 10,000। हम 75% का डिस्काउंट दे रहे हैं, इस डिस्काउंट का फायदा उठाइए। इसके लिए पीएससी अड्डा एप्लीकेशन है जो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, वहां से टेस्ट सीरीज को परचेस कर लीजिए। 23 टेस्ट हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं टोटल, है ना। इसमें से 11 जो टेस्ट हैं वो सब्जेक्ट वाइज होंगे और जो 12 टेस्ट हैं वो FLT होंगे। तो ये टेस्ट सीरीज आपको हिंदी माध्यम में मिलेगी, और जो हम मॉडल आंसर है वो आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। इस टेस्ट सीरीज से आप 2021 के मेंस में जरूर सफल होंगे, ये मेरा वो है, वादा है। आप इस टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कीजिए, बहुत शानदार टेस्ट सीरीज है, एक्सपर्ट टीम हमारी टेस्ट सीरीज बनाती है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को एक बार मैं फिर से बोलता हूँ, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।